बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमफिल उर्दू फाल 2019 सेमेस्टर नंबर 2 के अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना और अपने अहले खाना का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। अजीज़ तलबा, गुज़श्ता लेक्चर में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि उर्दू का पहला ड्रामा शकुंतला को करार दिया गया और इसके लिए मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ नक़ादों ने, मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने बहुत सारे अपनी किताबों में इसका हवाला दिया। लेकिन उसके साथ ही मैंने इस नोट पर बात ख़त्म की थी कि ये जितने भी हवाले दिए गए हैं, इनमें से कोई एक भी हवाला इस एतबार से लायक तवज्जो नहीं है कि जिसे हम हतमी करार दे सकें या जिसे हम ये समझें कि ये इतना मोतबर हवाला है कि जिसकी बिना पे शकुंतला को उर्दू का पहला ड्रामा करार दिया जा सकता है। सवाल ये है कि जैसा ये सवाल मैंने पिछले लेक्चर में भी उठाया था कि ये जितने भी हवाले दिए गए हैं उनमें सिर्फ हवाला है, मिसाल कोई नहीं है। इसकी मिसाल जो है वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आती, सिर्फ एक हवाला नज़र आता है। तो इस हवाले की तरदीद हमें जो पहली तरदीद नज़र आती है उसका जिक्र मैं आज करूँगा कि प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब, प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब, उन्होंने जदीद तरीन तहकीक के असूलों के मुताबिक एक किताब मरतब की जिसका नाम उन्होंने रखा लखनऊ का अवामी स्टेज। अब इस किताब में लखनऊ का अवामी स्टेज में प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो लिखते हैं, ये कोटेशन है उनकी, किताब का नाम आप दोबारा मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए कि लखनऊ का अवामी स्टेज, तहरीर प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब, शाया शुदा, किताब नगर लखनऊ 1957, सफ़ा नंबर 6। सफ़ा नंबर 6 से ये इक़्तिबास में पेश कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए। वो लिखते हैं, बाज़ लोग नवाज के शकुंतला नाटक को, बाज़ लोग नवाज के शकुंतला नाटक को उर्दू का पहला ड्रामा कहते हैं, मगर नवाज हिंदी का शायर था और हिंदी तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक नवाज तखल्लुस करता था। वो कुछ दिन औरंगजेब के बेटे आज़म के दरबार से वाबस्ता रहा। उसका शकुंतला का तर्जुमा उर्दू में फोर्ट विलियम कॉलेज के काज़म अली जवान और लल्लू लाल ने सन 1801 में किया, यानी उसका उर्दू तर्जुमा। वो एक मुसलसल किस्से की सूरत में है, यानी मसूद हसन रिजवी ये कहते हैं कि वो जो तर्जुमा किया था उसने शकुंतला का, वो ड्रामाई सूरत में नहीं है, वो एक मुसलसल किस्से की सूरत में है जिसको किसी तरह ड्रामा नहीं कह सकते। यानी अजीज तलबा, आप जानते हैं कि ड्रामे की अपनी एक शक्ल होती है, ड्रामे के अपने कुछ क़वायद व ज़वाबित हैं। उसकी तहरीर एक रवां तहरीर नहीं होती, बल्कि ड्रामे की तहरीर जो है
वो बिल्कुल एक अलहदा फ़न है, अलहदा तकनीकी अमूर का मुतकाज़ी है। और ड्रामा दीगर असनाफ से मुख्तलिफ भी इसीलिए है कि एक तो ये बराह रास्त स्टेज पर पेश की जाने वाली तख्लीक है, दूसरा इसकी तहरीर भी दीगर असनाफ यानी नावल या अफसाने या मसनवी या कसीदे के बरक्स इसकी तहरीर की तकनीक भी बिल्कुल जुदा ड्रामा है। तो मसूद हसन रिजवी दीप का कहना ये है कि वो ड्रामा जिसे उर्दू का पहला ड्रामा शकुंतला को करार दिया जा रहा है वो दरअसल एक रवां तहरीर है, वो ड्रामाई तकाज़ों के मुताबिक तख्लीक की हुई तहरीर या तर्जुमा नहीं है। इसी तरह मसूद हसन रिजवी अदीब का एक और मजमून रसाला नकूश लाहौर के शुमारा नंबर 98 जून 1963 सफ़ा नंबर 32 ता 38। रसाला नकूश शुमारा नंबर 98 जून 1963 सफ़ा नंबर 32 ता 38 में उनका मजमून है नवाज और शकुंतला नाटक। इस मजमून में उन्होंने जदीद तरीन तहकीक की रोशनी में जो नताइज अखज़ किए उनके मुताबिक नवाज मुसलमान था, ब्रज भाषा में शायरी करता था और हिंदी तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक नवाज तखल्लुस करता था। उसने शकुंतला नाटक ब्रज भाषा में लिखा। नवाज की ये तसनीफ ड्रामा नहीं बल्कि रवां तहरीर है जिसे उन्होंने मंजूम शक्ल में पेश किया। ड्रामा जैसा कि आप जानते हैं अजीज तलबा कि उसमें किरदारों के मुंह से मुकालमा अलग-अलग अदा किए जाते हैं, लेकिन नवाज ने इसे एक रवान नज़म की सूरत में पेश कर दिया और इसमें उन्होंने हर किरदार की अलग-अलग तखसीस करके उसके मुंह से मुकालमे उस तरह अदा नहीं करवाए, उस तरह तख्लीक नहीं किए जो ड्रामे के फ़न के मुताबिक होते हैं। वो कहते हैं कि ये मंजूम किस्सा हिंदी की मुख्तलिफ बैरों में बयान किया गया है। ये किस्सा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके पहले, दूसरे और चौथे हिस्से के खात्मे पर इसे शकुंतला नाटक कथा और तीसरे हिस्से के खात्मे पर शकुंतला कथा कहा गया है। यानी शकुंतला नाटक कथा और शकुंतला कथा, इसमें फ़र्क ये है कि शकुंतला नाटक कथा ये है कि उन्होंने तर्जमे के वक्त ये कहा कि ये शकुंतला ड्रामे की कहानी है और इसके तीसरे हिस्से में कहा शकुंतला कथा यानी शकुंतला का किस्सा, शकुंतला की कहानी। यानी खुद नवाज को भी नहीं पता कि ये ड्रामा है या महज एक कहानी है। यानी उसके पहले, दूसरे और चौथे हिस्से में तो वो इसे ड्रामा करार देते हैं और तीसरे हिस्से में महज एक कहानी कहते हैं। तो यूं जो शख्स इस बुनियादी फ़र्क से खुद भी ज़्यादा वाकिफ नहीं है तो उसके तर्जुमे को ड्रामा कैसे करार दिया जा सकता है। अब इसके बाद उन्होंने एक और बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया। वो कहते हैं कि नवाज के शकुंतला नाटक कालिदास के संस्कृत ड्रामे शकुंतला का तर्जुमा नहीं है। खुद शकुंतला का किस्सा कालिदास के ड्रामे से पहले महाभारत, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत नाम के संस्कृत किताबों में बाज़ मामूली इख्तलाफात के साथ बयान हो चुका है।
लेकिन ये वसूल से नहीं कहा जा सकता कि नवाज ने अपने किस्से का कौन सा हिस्सा किस किताब से अखज़ किया है। ताहम एक बात तय है कि नवाज की शकुंतला नाटक कालिदास के शकुंतला का तर्जुमा तो दरकिनार सिरे से ड्रामा है ही नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेसर मसूद असर रिजवी अदीब ने जिन शवाहत की बुनियाद पे ये दावा किया है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं और लायक तवज्जो हैं। अब हम आते हैं उर्दू ड्रामे के चौथे नज़रिए की जानिब। उर्दू ड्रामे का पांचवा नज़रिया। चौथा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बहस कर रहे थे। उर्दू ड्रामे का पांचवा नज़रिया जिसके मुताबिक किस ड्रामे को उर्दू का पहला ड्रामा करार दिया जा सकता है। तो ये जो पांचवा नज़रिया है उर्दू ड्रामे का, इसकी बुनियाद उस्तवार की गई इशरत रहमानी के एक मजमून पे। इशरत रहमानी जो है ये रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक थे और ड्रामे के एक अहम प्रोड्यूसर भी थे, खुद भी ड्रामा लिखते थे और ड्रामे के ऊपर इनकी तहकीक जो है उसे भी कई हवालों से सनद का दर्जा हासिल है। तो इशरत रहमानी ने रसाला अदब लतीफ़ में एक मजमून लिखा जिसका उन्वान था उर्दू ड्रामे की एक सदी। ये मजमून उनका रसाला अदब लतीफ़ के ड्रामा नंबर में शाया हुआ। इसके अलावा उनकी एक किताब है उर्दू ड्रामा तारीख़ व तनकीद। उर्दू ड्रामा तारीख़ व तनकीद। इसमें वो ये दावा करते हैं कि वाजिद अली शाह की मसनवी अफसाना इश्क सबसे पहले ड्रामाई अंदाज में पेश की गई। उनका कहना यह है कि वो मसनवी जो वाजिद अली शाह के दरबार में पेश की गई उसका नाम था अफसाना इश्क। और ये मसनवी वहाँ पे तहतुल लफ्ज़ शेर ज़ुबान में या शेरी अंदाज में बयान नहीं की गई, बल्कि इसे किरदारों के ज़रिए परफॉर्म करके दरबार में पेश किया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी ड्रामे को परफॉर्म किया जाता है। तो उनका कहना यह है कि अगर ड्रामाई तकराज़ों के हवाले से जांचा जाए या देखा जाए तो हम इस मसनवी को पहला ड्रामा करार दे सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अपने इस दावे की बुनियाद उन्होंने जिन शवाहिद पर रखी वो इतने नाकिस हैं, इतने नापायदार हैं और इतने गैर मोतबर हैं कि हम वाजिद अली शाह की इस मसनवी को किसी भी हवाले से उर्दू का पहला ड्रामा करार नहीं दे सकते। इसलिए कि एक तो इस बात का कुछ तयन नहीं किया गया कि ये मसनवी ड्रामाई अंदाज में किस सन में पेश की गई। इस मसनवी का ड्रामाई स्क्रिप्ट किसने तैयार किया। इस ड्रामाई स्क्रिप्ट में ड्रामे के तकाज़ों के मुताबिक जो अदायात दरकार थी ये अदायात किसने दी, और फिर ये कि इसमें किस किस शख्स ने कौन कौन सा किरदार निभाया। यूं चूँकि ड्रामे के हवाले से हमें कोई एक भी सबूत, कोई एक भी बात ऐसी नहीं मिलती जिसे दुरुस्त मानकर हम
मसनवी अफसाने इश्क को उर्दू का पहला ड्रामा करार दे सके। लिहाजा मैं खुद भी चूँकि ड्रामे से मुंसलिक हूँ, ड्रामा लिखता हूँ, ड्रामा पेश भी करता हूँ और ड्रामे के साथ मेरी खुसूसी दिलचस्पी भी है, तो मैंने अपने तौर पे भी ये इशरत रहमानी साहब के इस मज़मून से हट के भी मैंने अपने तौर पे भी ये जानने की कोशिश की, खोज लगाने की और तहकीक करने की कोशिश की कि वो कौन से शवाहिद हैं, वो कौन सी बुनियादें हैं जिसकी वजह से इसे उर्दू का पहला ड्रामा करार दिया इशरत रहमानी में। तो अजीज़ तलबा, मेरी तमाम तलाश के बावजूद मुझे कोई ऐसा हवाला नहीं मिला जिसे मैं आपके सामने पेश करता और इशरत रहमानी के दावे की कुछ तायद कर सकता। तो अब हम आते हैं उर्दू ड्रामे का छठा नज़रिया। सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब ने अपनी किताब लखनऊ का शाही स्टेज के दिबाचे में दावा किया है कि वाजिद अली शाह ने अपनी वली अहदी के दिनों में, वाजिद अली शाह जब वली अहद थे तो उस अरसे में उन्होंने राधा कन्हैया की दास्तान मोहब्बत पर एक छोटा सा नाटक लिखा जो अब तक मौजूद है। उनका कहना यह कि ये जो नाटक या ये जो ड्रामा लिखा गया था ये मौजूद है। उनका कहना यह कि फ़नी एतबार से इस छोटे से नाटक का, इस छोटे से ड्रामे का जो भी मुकाम व मर्तबा हो, फ़नी एतबार से हम इसे जिस भी दर्जे पर रखें, लेकिन हम इसे उर्दू का पहला ड्रामा करार दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो जिस ड्रामे का उन्होंने हवाला दिया है राधा कन्हैया का, मेरे ख्याल में राधा कन्हैया का ये खेल जो है ये वाजिद अली शाह के वली अहदी के अरसे में, उन जब वो वली अहद थे तो ये उनके वली अहदी के अरसे में नहीं बल्कि क़याम कलकत्ता, जब वो कलकत्ता में नज़रबंद थे, ये ज़माना है उनका 1856 से 1887 तक, जब वो उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया 1856 से 1887 तक का ये अरसा है। तो इस अरसे के दौरान में लिखा गया था, जहाँ तक मैंने इसके बारे में कुछ तहकीक की है। अच्छा, और इसका सबूत भी खुद राधा कन्हैया के अंदर मौजूद है। ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसका सबूत खुद राधा कन्हैया के अंदर मौजूद है। इस ड्रामे के आगाज में अदायात देते हुए, जैसे मैंने पहले कहा था कि हर ड्रामे का एक अदायतकार होता है जो उसकी कहानी को, उसके किरदारों को, उसके मुख्तलिफ जो सेट हैं उन्हें कहानी के मुताबिक वो तरतीब देता है, उन्हें मुरतब करता है। तो इस राधा कन्हैया ये जो ड्रामा है, इसके अदायतकार जो है वो खुद वाजिद अली शाह थे। तो वाजिद अली शाह ने इसकी अदायात देते हुए ये चंद लाइनें लिखी। बतौर अदायतकार उन्होंने कुछ सतूर लिखी जो ये हैं। एक जानिब राधा कन्हैया मुकुट कहते हैं ताज को, मुकुट और नथ लगाए हुए घूंघट बंगाला, ये इस बात को ज़हन में रखिएगा, बंगाला लफ्ज़ को, ये एक तरफ एक जानिब राधा कन्हैया मुकुट और नथ लगाए घूंघट बंगाला निकाले हुए कुर्सियों पर अजलास करें। मसूद हसन रिजवी अदीब जो है वो फुट नोट में घूंघट बंगाला की वजाहत करते हुए लिखते हैं कि ये हदायतें कलकत्ते में लिखी गई थी
इसलिए बंगाली घूंघट का जिक्र आया है। खुद मैंने भी इस बात को नोट किया कि ये ड्रामा जो है उस वक्त पेश किया गया होगा जब वो कलकत्ता में थे, बंगाल में थे, इसीलिए वहाँ पे घूंघट बंगाली घूंघट का जिक्र आया है। अब सवाल ये भी है कि अगर ये अदायात कलकत्ते में लिखी गई थी तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये ड्रामा वाजिद अली शाह ने वली अहदी के ज़माने में लिखा था। हाँ, अलबत्ता वली अहदी के ज़माने में उन्होंने जो एक ड्रामा, उनके वली अहद के ज़माने में जो एक रैस, मुकम्मल ड्रामा तो नहीं, जो एक ड्रामे की एक इब्तदाई शक्ल थी रैस, जो खेला गया, वो ये ड्रामा नहीं रादत नहीं है, बल्कि वो एक समझ लेते महफिल मौसीकी थी जिसे वाजिद अली शाह ने अपनी तसनीफ परी खाना में रासदारी का नाम दिया है। ये अजीज़ तलबा, अगर आपको मौका मिले तो वाजिद अली शाह की ये जो खुद नविश्त है परी खाना, ये वैसे तो फारसी ज़ुबान में है लेकिन इसका उर्दू तर्जुमा भी शाया हो चुका है, ये आप ज़रूर देखिएगा। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे ये हुक्मरान किस दर्जा अय्याश थे, अबूर हुकूमत से किस कदर लाताल्लुक़ थे, और हिंदुस्तान में मुसलमानों के ज़वाल की असल वजूहात क्या थी। इसका बड़ा गहरा सुराग आपको इस खुद नविश्त परी खाना में मिलेगा। तो परी खाना में वाजिद अली शाह ने इस महफिल मौसीकी को जो नाम दिया था, उनका रासदारी का नाम दिया था उन्होंने। और ख़ुद मसूद हसन रिजवी अदीब ने भी इश्क़नामा नसरी फ़ारसी से वाजिद अली शाह का जो बयान नकल किया है उसमें यही इकरार किया है कि ये दरअसल एक महफिल मौसीकी थी। अब मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब जैसी मोतबर शख्सियत, एक अहम मुहक्किक जो हैं, वो एक महफिल मौसीकी को एक मुकम्मल ड्रामा करार देने पर बुज़िद क्यों हैं, मैं ये बात समझने से कासिर हूँ। हालांकि ड्रामा एक मुख्तलिफ चीज़ है और महफिल मौसीकी सरासर एक मुख्तलिफ नोयत की महफिल है। अब हम आते हैं उर्दू ड्रामे की इब्तिदा के हवाले से 7वां नज़रिया। प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब ही ने अपनी तसनीफ लखनऊ का अवामी स्टेज में मदारी लाल और उसकी पेशकश इंदर सबा से तफसीली बहस की है, और इस बहस की बुनियाद मदारी लाल के खलीफा मुन्ने नवाब, जो वाजिद अली शाह के खुसर नवाब अली नबी खान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, कि एक बयान पर उस्तवार की है। यानी वाजिद अली शाह के खुसर नवाब नबी अली खां के एक दूर के रिश्तेदार, जिनका नाम मुन्ने नवाब है, उनके एक बुनियाद बयान के मुताबिक उनका कहना ये है कि उर्दू का पहला ड्रामा वो है जो मदारी लाल ने तैयार किया। उसका नाम वो कहते हैं है इंदर सबा मदारी लाल। उनका ये भी कहना है कि ये ड्रामा उनके नाम से मंसूब है, हालांकि इसे कई लोगों ने मिलकर तैयार किया था।
यानी ये किसी एक शख्स की पेशकश नहीं है, किसी एक शख्स की तख्लीक नहीं है, इसे कई लोगों ने मिलकर तख्लीक किया, लेकिन ये उर्दू का पहला ड्रामा है। बाद में दूसरे लोगों ने इसमें बाज़ नज़मों का इजाफा कर दिया, यानी इब्तदा में ये ड्रामा जो है ये मंजूम और मंसूर था, लेकिन बाद में कुछ और लोगों ने इसमें बाज़ नज़मों का इजाफा कर दिया और मुन्ने नवाब का बयान कि मदारी लाल की पेशकश अमानत की इंदर सभा से पहले की चीज़ है और ये वाजिद अली शाह की दूसरी शादी के मौके पर दरिया गोमती के किनारे खेला गया। यानी जो एक मारूफ नज़रिया है कि अमानत लखनवी का ड्रामा इंदर सभा उर्दू की पहली ड्रामाई तख्लीक करार दिया जाता है या दिया जा सकता है, तो उनका कहना है कि नहीं, अमानत की इंदर सभा से पहले भी एक ड्रामा जो है वो मर्ज़ वजूद में आया था, जिसे उन्होंने, मैं शायद मेरे पास किताब पढ़ी हो, ये बरे सगीर का ड्रामा। तो उनका कहना यह है कि ये जो बरे सगीर का ड्रामा में भी जिक्र है जिसका, और उर्फ़ आम में भी मारूफ यही है कि अमानत लखनवी का ड्रामा इंदर सभा ही उर्दू का पहला ड्रामा है। तो उनका कहना है, ये मुन्ने नवाब का, कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मदारी लाल और उसके साथियों का तैयार करदा इंदर सभा ही उर्दू का पहला ड्रामा है। अब लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि मदारी लाल की ये जो पेशकश है, इसका एक छपा हुआ नुस्खा वो भी दस्तयाब है जो 1862 में शाया हुआ। दूसरी बार ये किताब 1863 में शाया हुई। इन दोनों मतबूआ नुस्खों के सरवर पर किताब का नाम माह मुनीर मारूफ बे इंदर सबा है, यानी जो टाइटल के ऊपर नाम दर्ज है वो है माह मुनीर मारूफ बे इंदर सबा। अच्छा, अब इससे तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि मदारी लाल का ये जो ड्रामा है या जो उसकी पेशकश है, उसका असल नाम इंदर सबा नहीं बल्कि माह मुनीर है। असल नाम है माह मुनीर अल मारूफ इंदर सबा, यानी कहानी कुछ और है, ड्रामे का मौजू कुछ और है, लेकिन उसे नाम दे दिया गया इंदर सबा का। अब ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि जब अमानत का ड्रामा इंदर सबा सामने आया और वो इतना मारूफ हुआ कि फिर उस ज़माने में जिसने जो भी लिखा उसने अपने ड्रामे को अल मारूफ इंदर सबा, मारूफ इंदर सबा, जैसे अब भी हमारे यहाँ होता है कि जब कोई चीज़ मशहूर हो जाती है, मारूफ हो जाती है, तो फिर उससे मिलती जुलती और जितनी भी चीज़ें सामने आती हैं, जितने भी ब्रांड सामने आते हैं, तो वो किसी न किसी हवाले से उसके साथ अल मारूफ करते, तो असल जो होता है उसके नाम को उसके साथ जोड़ देते हैं और देते हैं दोटा ये बाजीगर खुला। जैसे ये जो आप में से वो स्टूडेंट्स जो इधर से आते हैं सियालकोट से या गुजरांवाला से या वजीराबाद से, आफजाबाद से, इन इलाकों से जो आते हैं, तो वो जानते हैं कि या उनके इल्म में होगा कि गठड़ मंडी के पास एक बाबा जी कुल्फी वाले हैं, बाबा कुल्फी वाला। ये पहले एक ही होता था, 8 से 15-20 साल पहले
जब लोग शदीद गर्मी में थके हुए लाहौर से जेलम या रावलपिंडी की तरफ जाते थे या उधर से आते थे, तो रास्ते में उन्हें बाबा जी की कुल्फ़ी नज़र आती थी। तो जब गर्मी बहुत होती थी, शदीद लू चल रही होती थी, तो उसमें वो एक आप यूँ समझ लें एक नखलिस्तान था कि बाबा जी की कुल्फ़ी ली तो एक शदीद गर्मी के आलम में वो कुल्फ़ी आपके ज़ुबान पे, आपके जिस्म जान में एक राहत का, एक ठंडक का सबब बनती थी। तो वो कुल्फ़ी खाने के लिए लोग जो है वो धड़ाधड़ वहाँ पे आके ब्रेकें लगाते थे, रुकते थे और कुल्फ़ी खा लेते थे। फिर देखते ही देखते वहाँ पे बेशुमार दुकानें बन रही और हर किसी ने लिख दिया बाबा जी कुल्फ़ी वाले, अल मशहूर बाबा जी कुल्फ़ी वाले, बाबा जी असली कुल्फ़ी वाले, बाबा जी की असली कुल्फ़ी। यानी हर दुकान वाले ने कोई ना कोई नाम जो है वो अपने दुकान के साथ जो नाम रखते थे उसके साथ वो बाबा जी को ज़रूर अटैच कर दिया। इसी तरह जो मुल्तान या बावल या भावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सोन हलवा के बारे में जानते हैं कि हाफिज़ सोन हलवा मशहूर हुआ। तो उसके बाद फिर हर किसी ने असली हाफिज़, किसी ने न्यू हाफिज़, किसी ने अल मशहूर हाफिज़, अल मरूफ हाफिज़ सोन हलवा, यानी हर किसी ने अपने ब्रांड के साथ हाफिज़ ज़रूर लगा लिया। तो यही हुआ मदारी लाल के इंदर सबा के साथ कि बाद में जब अमानत लखनवी का इंदर सबा अपनी पजीराई के एतबार से, अपनी मकबूलियत के एतबार से और अपनी शोहरत के एतबार से जब वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, तो फिर उस ज़माने में जितने भी लोगों ने ड्रामे लिखे या तसानीफ़ मुरतब की, तो उसमें उन्होंने किसी न किसी तरीके से नाम उसके इंदर सबा ज़रूर लाए। अंदर चाहे उसमें कुछ भी हो, उसके अंदर वो चाहे किस्सा माह मुनीर हो, चाहे कोई और कहानी हो, लेकिन किताब के टाइटल पर अंदर से बाहर इंदर उन्होंने लगा दिया कि माह मुनीर अल मारूफ बे इंदर सबा। और ये सिर्फ एक इसी की तक महदूद नहीं है, उस ज़माने की और भी बहुत सी तसानीफ़ ऐसी हैं कि जिनमें हमें खींच तान के जो इंदर सबा है वो लिखा हुआ मिल जाता है। तो यूँ जो है ये हमारे सामने एक बात आती है कि जिसमें हम ये करार दे सकते हैं कि ये जो मदारी लाल का इंदर सबा है ये भी दरअसल उर्दू का पहला ड्रामा नहीं है। इस हवाले से एक 8वां नज़रिया है, उसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अजीज़ तलबा, आप अपना, अपने अजीज़ों का, अपने अहले खाना का बहुत ध्यान रखिएगा। ये कोरोना एक हकीकत है, एक बहुत बड़ी रियलिटी है और इसमें एहतियात के तकाज़ों को हमने ज़रूर पूरा करना है। हमने इस बात से इनकार नहीं करना कि ये महज एक फैलाई हुई बात है, ये महज हर कोरोना के मरीज़ की, जो शख्स भी अस्पताल में जाता है उसे कोरोना का मरीज़ डिक्लेयर कर दिया जाता है और हर लाश के बदले में 3000 पाउंड मिलते हैं वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है, ना पाउंड मिलते हैं ना डॉलर मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। इंसानी ज़िंदगी बहुत कीमती है और किसी भी सूरत में इस तरह के जो तोहमात हैं, इस तरह की जो अफवाहें हैं, इस तरह के जो गैर ज़िम्मेदाराना बयानात हैं, आपने इन पर कोई ध्यान नहीं देना, इस पर कोई तवज्जो नहीं देनी और उन असूलों पे, उन एहतियाती तदाबीर पे जो महकमा सेहत की जानिब से हमें बताए जाते हैं, जो तशहीरी इदारों के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, अखबार के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं, हमें उन पर अमल करना है। इसलिए कि जान है तो जहान है। अगर हम जिंदा हैं तो फिर हमारे सारे अमूर भी कायम दायम रहेंगे। अगर हम ही नहीं
तो फिर कोई बात पीछे नहीं बचती। सो ज़िंदगी इतनी बड़ी नेमत है कि ये सिर्फ एक ही दफ़ा मिलती है, एक दफ़ा मिलती है और ये बार बार दोहराई नहीं जा सकती। तो जो चीज़ सिर्फ एक दफ़ा मुयसर हो उसकी कदर कीमत को समझना चाहिए, उसे अहमियत देनी चाहिए और उसे पूरी एहतियात के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी तवज्जो से उसे सर्व करना चाहिए। तो मेरे प्यारे तलबा, आपने मेरी इस बात पे खुसूसी तवज्जो देनी है। आप सलामत रहें, बखैर रहें। अल्लाह हाफिज़।